अगर वन पीस में कोई कैरेक्टर है जिसने अपने सोल दम पे इस स्टोरी को सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस किया है आफ्टर गोल्डी रॉजर और लूफी के बाद, ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि वो बस ये पर्टिकुलर कैरेक्टर हो सकता है, ब्लैकबियर्ड। कभी टीच अपनी प्लानिंग की मदद से सबसे बड़े वॉर को लीड करा देता है, तो कभी कैजुअली हमें दिखाया जाता है कि वो वॉर लॉर्ड से उसके डेविल फ्रूट्स को छीन रहा है। इसके क्रू में खुद कुजान है जो कि एडमिरल रह चुका है इन मरीन। नेवरदलेस इसके रेस्ट ऑफ द क्रू भी कुछ खास कम नहीं। टीच एक लौथा कैरेक्टर है जिसके ऊपर सबसे वाइल्डेस्ट थ्योरी बनती है इन द होल कम्युनिटी। कुछ क्लेम करते हैं कि ये रॉकस्टी ज़ेबेक का खुद बेटा है, कुछ क्लेम करते हैं कि इसके पास खुद गॉड फ्रूट है, और कुछ तो क्लेम करते हैं कि ब्लैकबियर्ड बस एक कैरेक्टर नहीं बल्कि ये एक ही कैरेक्टर के अंदर 3 सोल लेके आया है। सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड कि आखिर ये मार्शल डी टीच है कौन। ब्लैकबियर्ड सबसे पहले हमें एपिसोड 146 में दिखता है। स्टार्टिंग में तो वो काफी फन कैरेक्टर लगता है जो कि लूफी के साथ जाया में बस एक पाई के लिए लड़ाई करने के लिए भी रेडी था। लेकिन जब वो एक ही कन्वर्सेशन में अपने डिफरेंट मूड्स को दिखाता है तो ऑडियंस को भी थोड़ा सा कुछ ऑफ लगता है। फॉर एग्जाम्पल टीच स्टार्टिंग में काफी गुस्से से बिहेव करता है, लेकिन ठीक दूसरे ही सीन में हमें दिखाया जाता है कि वो काफी इंस्पिरेशनल बिहेव कर रहा है। वो ड्रीम्स के बारे में बात करता है कि आखिर कैसे ड्रीम्स कभी मर नहीं सकते, और ये काफी कंसिस्टेंट बिहेवियर है जो कि हमें ब्लैक बियर्ड के अमंग दिखता है। जब वो व्हाइट बियर्ड के साथ क्रू में था देन वो जनरली ही एक सपोर्टिव कैरेक्टर था। टीच के ये बिहेवियर कुछ ऐसे है जैसे मानो ये डिफरेंट लोग ही है। नेवरदलेस ये कुछ खास सरप्राइजिंग भी नहीं है क्योंकि खुद ज़ोरो और लूफी ने ये स्टेट किया है कि वो बस एक नहीं, वहां पे कई दूसरे लोग थे। ये ऑल्सो एक्सप्लेन करता है उसके जॉली रॉजर को कि आखिर उसके जॉली रॉजर में 3 सर क्यों है। कहीं ना कहीं ये दिखा रहा है कि आखिर क्यों टीच के अंदर एक नहीं बल्कि 3 लोग, और कहीं ना कहीं जॉली रॉजर पायरेट के क्रू की सिग्नेचर होती है। स्ट्रॉ हैट के जॉली रॉजर में उनके स्ट्रॉ हैट है और फिर शैंक्स के जॉली रॉजर में उनके स्कार। 2 से ज्यादा सोल होना ये एक्सप्लेन करता है कि आखिर क्यों टीच एक से भी ज्यादा डेविल फ्रूट्स को सह सकता है। लेकिन सिंस हमारा मानना है कि टीच के पास लॉजिया फ्रूट है और एक पैरामीसिया, थर्ड उसके पास कहीं ना कहीं नेक्स्ट जाके जोन होगा। हमारा मानना है कि इससे पहले कि ब्लैकबियर्ड ने यामी यामी नोमी को खाया था, उसने एक दूसरे डेविल फ्रूट को खाया था। ये डेविल फ्रूट नन अदर देन इनो इनो नोमी था जो कि मॉडल सेबरस था। ग्रीक मैथोलॉजी में एक डॉग है जिसका नाम है सेबरस। ये हेल के किंग हेडिस का खुद का डॉग है। इस डॉग सेबरस के पास भी हमें बताया गया है कि 3 सर है। नाउ बहुत सारे लोग कमेंट करेंगे भाई कुछ भी बोलता है, पहले 3 सोल कह दिया फिर उसके बाद अब ये डॉग जिसके पास 3 सर है। आई नो कि जो तुम कह रहे हो वो काफी ज्यादा लॉजिकल साउंड करता है, लेकिन हर एनिमे का अपना एक पैटर्न होता है, अपनी एक इंस्पिरेशन होती है। जैसे खुद नारुतो हिंदुइज्म, बुद्धिज्म और सिंटोइज्म से इंस्पायर था, जिसके चलते हमें कई कॉन्सेप्ट समझ में आए थे कि आखिर क्यों इंदिरा और अशुरा एक दूसरे के साथ मिल नहीं सकते, क्योंकि कहीं ना कहीं इंस्पिरेशन ही वैसी थी। 6 पैथ्स ऑफ पेन जो कि इंस्पायर था 6 पैथ्स ऑफ ट्रांसमिग्रेशन से। जुजुत्सु काइसन भी इस चीज का काफी बढ़िया एग्जांपल है कि आखिर कैसे वो बुद्धिज्म के कॉन्सेप्ट को अडेप्ट करती है। सुकुना जो लेटेस्ट चैप्टर में हैंड साइन यूज कर रहा है, ये बुद्धिज्म के किंग ऑफ हेल से इंस्पायर है। और वन पीस के केस में ग्रीक मैथोलॉजी से होना ये तो सबसे ज्यादा ऑब्वियस हो जाता है। बिग बॉम के वेपन ज़्यूस और प्रोमीथियस, इनको डायरेक्टली लिया गया है ग्रीक गॉड के नेम से। सारे एंशिएंट वेपन्स पोसाइडन, प्लूटोन और यूरेनस ये भी ग्रीक डेटी के नाम से ही आए गए। गॉर्गन सिस्टर्स, बोआ, हेनोक जो कि अगेन इंस्पायर थी मेडुसा और उसके बहनों से। सैंक्स का हाथ खोना जो कि अगेन इंस्पायर था ग्रीक गॉड टायर से, जहां पे वो भी अपने हाथ को सैक्रिफाइस कर देता है एक मॉन्स्टर को। सन गॉड नीका जो कि खुद भी इंस्पायर था ग्रीक गॉडेस ऑफ विक्ट्री से, नीक। सो ये कहना कि टीच के पास सेबरस का फ्रूट होगा, ये थोड़ा सा ज्यादा ही सेंस बनाता है। ये एक पैटर्न को भी फुलफिल करता है जहां पे उसके पास तीनों टाइप के फ्रूट होंगे। लेकिन यही चीज हमें लीड करती है हमारे दूसरे थ्योरी की तरफ, रैग्नारॉक। सेबरस ही वो मिथिकल डॉग नहीं था जो कि इस मैथोलॉजी में प्रेजेंट है। एक दूसरा डॉग भी एग्जिस्ट करता है जिसका नाम है ग्राब। ग्रैब वही डॉग है जो कि नॉर्स मैथोलॉजी में मारता है टीयर को। और जस्ट हमने कुछ देर पहले मेंशन किया था कि कैसे टीयर शैंक्स है। ये दोनों कैरेक्टर एक दूसरे के साथ बिल्कुल स्टार्टिंग से ही हेवीली एफिलिएटेड है।
ये वन पीस में वन ऑफ द फ्यू राइवल्स है जो कि एक दूसरे को बिल्कुल बचपन से जानते हैं। इनफैक्ट ये मेंशन है कि ब्लैक बियर्ड ही वो कैरेक्टर है जिसने सैंक्स को वो स्कार दिया। यही चीज हमें लेके आती है रैग्नारॉक की थ्योरी में। रैग्नारॉक ये वर्ड आया है असल में नॉर्स मिथोलॉजी से। रैग्नारॉक बिगेस्ट फाइट है इन नॉर्स मिथोलॉजी जहां पे गॉड ने डीमंस के साथ फाइट किया था। रैग्नारॉक का रियल लाइफ में गॉड वर्सेस डीमन होना ये बहुत सारी चीजों को फिट कर सकता है इन वन पीस। जैसे सेलेस्टियल ड्रैगन इन्हें गॉड कहा जाता है, मीनवाइल डी जो कि डेविल को रिप्रेजेंट करता है इन वन पीस। फैक्ट दैट सैंक्स अपने आप में भी एक सेलेस्टियल ड्रैगन है जो कि डिसेंडेंट है ऑफ गॉड नाइट्स। सो इन दोनों का बैटल रैग्नारॉक में होना ये चीज काफी ज्यादा सेंस बनाता है, जहां पे एक साइड को रिप्रेजेंट करेगा तो दूसरा दूसरे को। यहाँ पे सबसे ज्यादा सेंस यही बनेगा कि ब्लैक बियर्ड शैंक्स को मार देता है, जिसके चलते नोवेल्स इस पूरे वर्ल्ड से गिर जाएंगे, जो कि लीड करेगा एज अ डोमिनो इफेक्ट एक दूसरे वॉर को, जो कि होगा लूफी और ब्लैक बियर्ड की क्रू में। लेकिन खैर सेवेरस से एक कदम पीछे आते हैं और दूसरी थ्योरी की तरफ भी देखते हैं। ब्लैक बियर्ड के जॉली रॉजर में 8 बोन्स है और 3 सर है। कहा गया है कि ये 8 बोन्स रिप्रेजेंट कर रहे हैं 8 लेग्स को और 3 सर रिप्रेजेंट करता है 3 हार्ट को। एक एनिमल जो कि इन सारी चीजों को रिप्रेजेंट करता है वो होगा ऑक्टोपस। ऑक्टोपस में भी अपने आप में एक मिथिकल क्रिएचर है जिसका नाम है क्रैकन। क्रैकन एक मॉन्स्टर टाइप क्रिएचर है जिसे 1700s में पहली बार देखा गया था और कहा जाता है कि वो बिगेस्ट एनिमी है ऑफ पायरेट्स। ये 3 हार्ट उसे अलाउ करती है कि वो कंज्यूम करे 3 डेविल फ्रूट्स को। ये थ्योरी काफी ज्यादा पैरेलली जाता है सेवेरस की थ्योरी से, सो ये काइंड ऑफ काफी सिमिलर होगा। फैक्ट दैट ऑक्टोपस एक काफी सिमिलर चीज को दिखाता है, वो कभी सोते नहीं है। ऑक्टोपस बस अपने लाइफ में 1% सोता है और फिर जब भी सोता है देन वो भी एक काफी छोटी नैप होती है। ये काफी ज्यादा सिमिलर है ब्लैक बियर्ड से, जो कि हमें बार बार स्टेटेड है कि सिमिलर क्वालिटीज को दिखाता है। वन पीस में क्रैकन आते हैं नॉर्थ पोल से। अगर ये चीज उसके साथ लिंक करती है देन ये काफी ज्यादा सेंस बनाता है, क्योंकि सैंक्स बार बार रिप्रेजेंट करता है साउथ पोल को, जो कि हमने उसके आर्गुमेंट में भी देखा था अगेंस्ट बगी। रियल लाइफ में भी ऑक्टोपस जाने जाते हैं उनके हाइडिंग एबिलिटीज के लिए। फैक्ट दैट अगेन ब्लैक बियर्ड एक सिमिलर क्वालिटी को दिखाता है जो कि छुपा रहा था थ्रू आउट द सीरीज व्हाइट बियर्ड के क्रू में। अगेन ये भी काफी ज्यादा सेंस बनाता है। वेल, अगर तुम अभी तक इस वीडियो में थे और तुम्हें ये दोनों थ्योरी अच्छी लगी देन इट्स सैड टू से कि ये दोनों थ्योरीज काफी मिड थी। इसमें काफी अच्छे पॉइंट्स तो है लेकिन कहीं ना कहीं इसके काउंटर आर्गुमेंट्स भी काफी बढ़िया है। वेल, जो कि हमें लेके आता है हमारे बेस्ट थ्योरी में। यह है सबसे सेंसिबल थ्योरी अबाउट ब्लैक बियर्ड, जो कि बेस्ड है बाइजी के ऊपर। ये थ्योरी हमें लेके आती है सबसे पहले ब्लैक बियर्ड के लाफ के ऊपर। लाफ हमेशा से ही एक सिग्नेचर रहा है एक डेविल फ्रूट का, भले ही वो सन गॉड नीका हो या फिर पेरोना का एक हॉलो फ्रूट, या फिर हो वो व्हाइट बियर्ड का लाफ जो कि रिप्रेजेंट करता है क्वेकिंग या फिर ऐसी चीजों को जो कि टूट रहा है, जो कि हमें लेके आता है मोस्ट आइकॉनिक लाफ में जो कि सीरीज में एग्जिस्ट करता है। और यही लाफ हो सकता है कि की हो ब्लैक बियर्ड के मिस्ट्री को सॉल्व करने के लिए। लेकिन इसके लिए हमें जाना पड़ेगा नॉर्स में नहीं बल्कि थोड़े से ईस्टर्न कल्चर में। यह हमें लेके आता है चाइनीज मिथोलॉजी में। चाइनीज मिथोलॉजी में एक ऐसा क्रिएचर है जिसके पास 3 चेहरे हैं। कहा गया है कि इसके पास एक चेहरा है टाइगर का, एक चेहरा है शिप का और एक चेहरा है लायन का। लोग इस क्रिएचर को बाइजी कहते हैं। जापानीज मिथोलॉजी में भी इसका जिक्र है और फिर इसका वहां पे नाम है हातू ताकू। और जब हम इन दोनों के नाम बाइजी और हातू ताकू को कंबाइन करें देन इसका नाम आता है ज़ेहा। ये हमें देता है ज़ेहा, जो कि आइकॉनिक लाफ है ऑफ ब्लैक बियर्ड। ये तीनों बीस्ट नॉट ओनली ब्लैक बियर्ड के पर्सनालिटी को मैच करते हैं बट ऑल्सो मिरर करता है उसके सारे टाइप ऑफ डेविल फ्रूट्स को भी। फैक्ट दैट उसके सारे चेहरे के पास 3 आई है ये भी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, जो कि हमें हिंट देता है कि शायद से उसके पास भी सिमिलर पावर है जो कि पुडिंग के पास है। टाइगर हो सकता है कि रिप्रेजेंट करता हो उसके क्लॉ को, शीप उसके काउडली बिहेवियर को रिप्रेजेंट करता है जो कि बारी बारी में ब्लैक बियर्ड हमें दिखाते रहता है, एंड लायन जो कि सडनली हमें ब्लैक बियर्ड कभी अचानक से ब्रेव होके दिखाता है। बाइजी इंटरेस्टिंगली मिथोलॉजी में भी एक ऐसे क्रिएचर को मारता है जो कि अर्थक्वेक प्रोड्यूस करता है, जो कि हमें रेफर करता है ब्लैक बियर्ड के पैरामाउंट आर्क के पूरे प्लानिंग की तरफ। ब्लैक बियर्ड की एक्सिस्टेंस तो हमें कहीं ना कहीं जस्टिफाई हो चुकी है, हो सकता है कि वो इन्हीं थ्योरी में से कहीं ना कहीं इंस्पायर्ड हो। लेकिन एक और चीज जो कि सबसे ज्यादा खटकती है वो ये है कि आखिर ब्लैक बियर्ड आया कहां से, और यही चीज हमें लेके आती है डीमंस ऑफ ओहारा में।
स्टार्टिंग से ही हमें पता है कि एक डीमन है जो कि ओहारा के नाम से काफी ज्यादा पॉपुलर है, लेकिन क्या हम कहें कि ओहारा की रियल डीमन निको रॉबिन नहीं बल्कि ब्लैक बियर्ड है। निको रॉबिन एक लौती कैरेक्टर है जो कि ओहारा के डिस्ट्रक्शन को सरवाइव करती है, लेकिन हो सकता है कि ये ओनली केस ना हुआ हो। वन पीस के वॉल्यूम 81 और 88 में हमें कई इंटरेस्टिंग पॉइंट्स मिले हैं। ब्लैक बियर्ड के हॉबी में हमें बताया गया है कि ब्लैक बियर्ड को हिस्ट्री पढ़ना काफी पसंद है। अगर ब्लैक बियर्ड किसी कारण से पायरेट नहीं बनता, देन ये मेंशन है कि वो एक आर्कियोलॉजिस्ट बनता। यही चीज हमें ओहारा में लेके आती है क्योंकि ओहारा आर्कियोलॉजी के लिए एक कैपिटल था। निको रॉबिन ये मेंशन करती है कि आखिर कैसे उसकी मॉम 6 साल पहले ओहारा छोड़ के गई थी ताकि वो ट्रू वर्ल्ड हिस्ट्री को अनकवर कर सके। लेकिन फैक्ट ये है कि ओलिविया इसमें अकेले नहीं थी, उसके साथ था उसका पूरा टीम जो कि लेटर कैप्चर हो जाता है बाय नेवी। और ओडा काफी ज्यादा ख्याल रखते हैं कि सारे इवेंट्स एक ही डेट में टेक प्लेस करे और काफी चालाकी से। और कोइंसिडेंटली ये काफी ज्यादा सिमिलर टाइम था जब ब्लैक बियर्ड व्हाइट बियर्ड को रिक्वेस्ट करता है कि वो उसके क्रू में उसे ले ले। ये थ्योरी सजेस्ट करता है कि ओलिविया एक लौती कैरेक्टर नहीं थी जो कि नेवी से बच के भाग गई थी। इस पूरे सीन में था एक और कैरेक्टर जो कि मिसिंग रह गया। ओडा हमेशा से एक मैचिंग क्वालिटीज देते हैं उन कैरेक्टर्स के लिए जिनके पास सिमिलर ट्रेड्स होते हैं। और द फैक्ट कि ओलिविया और ब्लैक बियर्ड दोनों के पास एक हैट है, ये काफी ज्यादा सस्पिशियस बनाता है पूरे मैटर को। एक पॉसिबिलिटी ये आती है कि हो सकता है कि ब्लैक बियर्ड के पेरेंट्स इसी क्रू में थे जहां पे वो मारे गए, जो कि एक्सप्लेन करता है कि आखिर क्यों टीच इतना रिक्वेस्ट कर रहा था व्हाइट बियर्ड को कि वो उसको अपने क्रू में ले ले। ये इनडायरेक्टली ही सही, लेकिन ब्लैक बियर्ड को काफी ज्यादा क्लोज रखती है ओहारा के इंसिडेंट से। लेकिन हमने कहा था कि वो एक डीमन है ऑफ ओहारा, सो इसमें और भी कई फैक्टर्स है। ये हमें लेके आता है त्रिसरस थ्योरी में जो कि डिराइव्ड हुआ है फ्रॉम हिंदुइज्म। ये इन मिथोलॉजी इवन हिंदू गॉड हनुमान से भी फाइट करते हैं, जो कि अनडिनाइबल फैक्ट है एट दिस पॉइंट की इंस्पिरेशन था फॉर लूफी। ये थ्योरी काफी बड़ी पीक बनती है क्योंकि ये थ्योरी हर एक एंगल से काफी ज्यादा सेंस बनाता है जब हम बात करें मॉडल त्रिसिरास के बारे में। त्रिसिरास के भी हर एक सर डिफरेंट क्वालिटी को रिप्रेजेंट करते थे। ब्लैक बियर्ड भी कुछ खास डिफरेंट नहीं, क्योंकि एक खाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है तो दूसरा स्ट्रेटेजी बनाता है, और थर्ड जो कि पढ़ता होगा सारे एंशिएंट स्क्रिप्चर को, जो कि रेफरेंस लिया गया है वैदिक स्क्रिप्चर से। डीमन ऑफ ओहारा जो कि निको रॉबिन को कहा गया था, वो टेक्निकली इस स्टोरी के बाद उस टाइटल का हकदार बनता है ब्लैक बियर्ड। ये चीज हमें लेके आती है हमारे फाइनल थ्योरी में, जो कि तुम्हारे माइंड को ब्लो करके रख देगी, क्योंकि हमने कई डॉट्स को कनेक्ट कर लिया है जो कि कोइंसिडेंटली काफी बड़ा रेवलेशन करने वाला है, जो कि हमारे फाइनल थ्योरी की तरफ हमें लेके आता है कि ब्लैक बियर्ड सेबेक का सन था। हम देखते हैं चैप्टर 1108 में, जहां पे क्लियरली सैटर्न इस चीज को रेफर करता है उसके पर्टिकुलर लीनिएज के बारे में, और ये रिलेशन डायरेक्टली रेफर कर रहा है सेबेक के साथ। ब्लैक बियर्ड कहीं ना कहीं या तो उसका बेटा है या फिर उसका नेफ्यू। इधर वे इन दोनों के बीच में जो भी कनेक्शन है, ये चीज डिनाई नहीं हो सकती। इन चैप्टर 1107 ये चीज रिवील होता है कि ब्लैक बियर्ड सेबेक की तरह ही पूरे वर्ल्ड को चाहता है। इवन सैटर्न भी ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि आखिर कैसे इम्पल डाउन के लेवल 6 क्रिमिनल एक पर्सन को फॉलो कर सकते हैं। इतना इन्फ्लुएंशियल बस हिस्ट्री में दूसरा इंसान था जिसने शीकी, काइडो, बिग मॉम, व्हाइट बियर्ड इन सारे लोगों को फॉलो कराया था, जो कि था सेबेक। एस डिस्पाइस करता था अपने बायोलॉजिकल फादर को, उसने उस दूसरे पैथ को भी इग्नोर किया जो कि उसके अडॉप्टेड वन ने उसे दिया था। लूफी अपना एक मेंटर पाता है शैंक्स के रूप में, लेकिन ब्लैक बियर्ड जो कि ऑपोजिट है ऑफ लूफी इटसेल्फ, ये एक्सप्लेन करता है कि आखिर क्यों उसके शिप का नाम है शेबर ऑफ शेबेक। ब्लैक बियर्ड उस एरा से है जब तक रॉक्स की पूरी हिस्ट्री को मिटा दिया गया था। हाई नेवी कमांडर्स भी इवन रॉक का पहली बार नाम सुन के कंफ्यूज हो जाते। सो ये काफी ज्यादा सरप्राइजिंग है कि ब्लैक बियर्ड को रॉक्स के बारे में सब कुछ पता है, अनलेस वो उसका खुद का बेटा हो। ब्लैक बियर्ड वो इंसान है जो कि अभी मिशन लेके बैठा है कि वो सेबेक के ड्रीम को पूरा करेगा, जिसके चलते ये कोट का बर्थ होता है कि लोगों के ड्रीम्स कभी मरते नहीं। वन ऑफ द रीजन जब रॉक ने गॉड वैली पे अटैक किया, वो इसलिए था क्योंकि वहां पे उससे कुछ चीज छीना गया था। ये तब का ही टाइम होगा जब ब्लैक बियर्ड खुद भी 1 साल का होगा, और ये स्टेटेड है कि वो कहीं ना कहीं ग्रैंड लाइन में पैदा हुआ था, जहाँ पे उसका चाइल्डहुड काफी ज्यादा पेनफुल था। मीनिंग हो सकता है कि वो कहीं पे फुल लैंड में पैदा हुआ था, और हो सकता है कि उसे गॉड वैली में लिया गया। सेंस ये बनाता है कि ब्लैक बियर्ड और उसकी मॉम को टारगेट किया गया था ड्यू टू देयर लीनिएज।
जस्ट लाइक कुमा की तरह हो सकता है कि ये लोग भी काफी ज्यादा एक स्पेशल रेस से थे और फिर कहीं ना कहीं एफिलिएटेड थे जॉय बॉय के क्रू से, जो कि एक्सप्लेन करता है उसके मार्शल डी टीच नेम को भी। लेट अस नो इन कमेंट कि आखिर तुम्हें क्या लगता है, ये थ्योरीज तुम्हें कैसे लगी, और फिर ऐसे ही वीडियोस के लिए क्यों ना तुम नीचे टाइप करो कि तुम्हें कौन सी टाइप की वीडियोस चाहिए नेक्स्ट वीडियो तक के लिए। गुड बाय।